आदाब नाज़रीन, जी सलाम में आप सभी का इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं कश्मीर एक्सप्रेस। मैं हूं आपके साथ बुशरा खानम फहद। कश्मीर में अलहदगी पसंद लीडरान की जानिब से दी गई हड़ताल की कॉल का असर वादी के कई शहरों में देखने को मिला। बंद की ये कॉल तशद्दुद के दौरान होने वाले शहरियों की मौत के खिलाफ बुलाई गई थी। इस दौरान श्रीनगर में ज्यादातर दुकानें, पेट्रोल पंप समेत दीगर कारोबारी इदारे बंद रहे। हालांकि रोड पर गाड़ियों, कैब और ऑटो रिक्शा चल रहे थे। जराये के मुताबिक हड़ताल की वजह से तकरीबन सभी तालीमी इदारे भी बंद रहे। अलहदगी पसंदों ने ज्वाइंट रेजिस्टेंस लीडरशिप के बैनर तले बंद की कॉल दी थी। मज़ामती लीडरान की तरफ से एक दिन की हड़ताली कॉल का असर अच्छा खासा देखा जा सकता है। मौजूद हैं माइसमा चौक में, जहां पर आज सुबह से दुकानें, कारोबारी इदारे जो थे मुकम्मल तौर पर बंद रहे, जबकि फ्रंट सरबराह मोहम्मद यासीन मलिक को आज सुबह रियासती पुलिस ने गिरफ्तार कर दिया। इसके अलावा मीरवाइज कश्मीर, मौलवी मोहम्मद उमर फारूक, सईद अली शाह गिलानी, मोहम्मद अशरफ सहराई, मोहम्मद अशरफ लाया, शब्बीर अहमद सिद्दीकी समेत तकरीबन मज़ामती लीडरान को या तो घरों में नजरबंद किया गया। कुल मिलाकर देखें कि हुर्रियत लीडरान ने आज की हड़ताली कॉल की वजह बताई कि साउथ कश्मीर से लेकर शुमाली कश्मीर के कई इलाकों में इनकाउंटर्स के दौरान जाती इमलाक को काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचाया जाता है, जबकि आम शहरियों की जिंदगी जो है वो काफ़ी मुतासिर हुई है। आपको याद होगा कि कल भी साउथ कश्मीर में एक आम शहरी की हिलाकत के बाद सिरी गुफारा का एक और शख्स जो है वो चल बसा। रियासत जम्मू कश्मीर में फौज, पुलिस, SOG, NSG और बाकी कंटीजेंट्स के साथ जिस तरह से मिलिटेंसी के खिलाफ इस वक्त जबरदस्त ऑपरेशंस में हिस्सा लेते हैं, देखना होगा कि हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की आज की कॉल से जहां मामूलाती जिंदगी दरहम बरहम रही, आने वाले दिनों में हुर्रियत लीडरान की स्ट्रेटजी या हिकमत अमली किस तरह से रहेगी। अशरफ वानी के साथ तजम्मुल इस्लाम, जी मीडिया, माइसमा चौक, श्रीनगर, कश्मीर। और वहीं जम्मू कश्मीर के आजाद MLA इंजीनियर रशीद को हिरासत में ले लिया गया है। उन्हें उस वक्त हिरासत में लिया गया जब वो कश्मीरी सहाफियों को मिल रही धमकियों और मकामी शहरियों के कत्ल के खिलाफ सेक्रेटेरिएट तक मार्च निकाल रहे थे। राशिद ने अपने हामियों के साथ श्रीनगर के मगरमल बाग इलाके में अपना एहतजाजी मुजाहरा शुरू किया था, लेकिन पुलिस ने मार्च को रोका और रशीद और उनके हामियों को हिरासत में ले लिया। आपको बता दें कि बीजेपी लीडर चौधरी लाल सिंह ने सहाफी शुजात बुखारी के कत्ल के बाद कश्मीरी सहाफियों को इंतबाह देते हुए कहा था कि सहाफी गलत माहौल बना रहे हैं और उन्हें अपनी हदें तय करनी होंगी। पत्थरबाजों कश्मीर में होने वाली हवाला फंडिंग पर एक बार फिर से नकेल कसने की तैयारी हो रही है और इसे लेकर होम मिनिस्ट्री में होम सेक्रेटरी ने अहम मीटिंग बुलाई। मीटिंग में NIA के DG YC मोदी, ED के DG कर्नल सिंह और ज्वाइंट सेकंड रैंक के कश्मीरी मामलों के ऑफिसर ध्यानेश कुमार ने इजलास में हिस्सा लिया। कश्मीर में हवाला फंडिंग और पत्थरबाजों के खिलाफ NIA जांच कर रही है। कई पत्थरबाजों के खिलाफ मामले भी दर्ज किए गए थे, लेकिन बाद में महबूबा मुफ्ती सरकार के दबाव की वजह से सैकड़ों पत्थरबाजों के खिलाफ दर्ज मामलों को वापस ले लिया गया था। वहीं जिस रफ्तार से NIA शुरू में हवाला फंडिंग की जांच कर रही थी, वो जांच भी धीमी हो गई, लेकिन एक बार फिर से मरकजी सरकार ने अपने रुख को सख्त करना शुरू कर दिया है। और इस पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे नुमाइंदे मनीष शुक्ला जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। मनीष, लग रहा है एक बार फिर से जो हुकूमत है वो पत्थरबाजों पर सख्त होने जा रही है। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, आज गृह मंत्रालय में गृह सचिव ने एक बैठक ली जिसमें ED के डायरेक्टर जो DG हैं कर्नल सिंह और NIA चीफ YC मोदी और इसके साथ ही JS के जो ज्वाइंट सेक्रेटरी रैंक के कश्मीर डिवीजन के गृह मंत्रालय के अधिकारी हैं। काफी देर ये बैठक चली है और हमारे जो जानकारी मिल रही है उसमें यह है कि एक बार फिर से हमने देखा था कि शुरू में जब NIA के DG शरद कुमार थे, उस दौरान पत्थरबाजों की जो कश्मीर में स्टोन पेल्टर्स हैं उनकी बकायदा प्रोफाइलिंग की गई थी और कौन प्रोफेशनल उसमें स्टोन पेल्टर्स है, मतलब जो हैबिचुअल ऑफेंडर है, उनकी एक अलग लिस्ट बनाई गई थी। और इसके साथ ही पाकिस्तान से जो हवाला फंडिंग हो रही है उसको लेकर के कई जगह रेड मारे गए थे, कई जो अलगाववादी थे उनके यहाँ भी छापे मारे गए थे, लेकिन अचानक जांच को स्लो कर दिया गया था और स्टोन पेल्टर्स को जो
जो जिनके खिलाफ 1 या 2 मामले थे उनको रिहा किया जा रहा था। लेकिन अब ये जो स्ट्रेटजी है, जो सॉफ्ट अप्रोच है, वो फिर से ऐसा लग रहा है कि टर्न ले रही है। और मनीष, लेकिन ऐसे में सवाल ये उठता है कि अभी मीटिंग बुलाई जा रही है और ये कहा जा रहा है कि कश्मीर में हवाला फंडिंग और पत्थरबाजों के खिलाफ जो है जो एनआईए जांच चल रही थी अब उसमें और सख्ती आएगी। लेकिन क्या वाकई में इन 3.25 सालों में हुकूमत के हाथ इतने बंधे हुए थे कि वो इन पर सख्ती से काम नहीं कर रहा था? पत्थरबाजों के खिलाफ जितने भी केसेस थे उनको वापस ले लिया गया और एक बार फिर से अब ये कवायद जो है शुरू की जा रही है। देखिए, कहीं ना कहीं केंद्र सरकार पर दबाव था। उस वक्त महबूबा मुफ्ती ने लगातार ये प्रेशर रखा हुआ था कि एक सॉफ्ट अप्रोच भी कश्मीर में जारी रखना चाहिए। लेकिन 1 महीने के रमजान और उसके बाद जिस लेवल पर पत्थरबाजी हो रही है, तो केंद्र सरकार को इसमें ज्यादा फायदा नहीं दिखा। उनको लग रहा है कि कहीं से भी ये जो स्ट्रेटजी थी वो फेल होती दिख रही है। इसलिए अब ये कोशिश की जा रही है कि जो भी हैबिचुअल ऑफेंडर हैं स्टोन पेल्टिंग के, उनके ऊपर केस चलेंगे और उनको जेल में बंद किया जा सकता है। और इसके साथ ही जो पाकिस्तान का कनेक्शन है हवाला का, उसको बिल्कुल रोकने की जरूरत है। और ऐसा लग रहा है कि अब जो रुख है वो सरकार का और सख्त होने वाला है। क्या सेपरेटिस्ट लीडर को लेकर भी रुख और सख्त होगा? क्योंकि इससे पहले हमने देखा था कि हवाला फंडिंग में कुछ इन्वॉल्व पाए गए थे सेपरेटिस्ट लीडर, जिनकी गिरफ्तारी भी हुई थी। पूछताछ अभी भी लगातार जारी है। क्या उनको लेकर भी सख्ती बढ़ेगी? देखिए, गृह मंत्रालय के अगर आप बयान को देखें, जब उन्होंने रमजान के बाद सीज़फायर को एक्सटेंड नहीं किया था, रद्द कर दिया था, उस दौरान गृह मंत्रालय ने कहा था कि इस मौके का फायदा अलगाववादी भी नहीं उठा पाया, जो हुर्रियत था वो भी नहीं उठा पाया, कोई बातचीत के लिए आगे नहीं आया। तो सरकार को ये लग रहा है कि ये जो सॉफ्ट अप्रोच है उसका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि ना तो हुर्रियत ना ही अलगाववादी चाहते हैं कि कश्मीर में पीस रहे। और इस वजह से जब ये फाइनल जारी रहेगी पाकिस्तान से और फंडिंग होती रहेगी कश्मीर के हाथ खराब होते रहेंगे। तो अब हुर्रियत के खिलाफ भी जो उनके नेताओं के घर पर रेड हुई थी और जो केसेस चल रहे थे, उसको तेज किया जाएगा, जिससे इनके खिलाफ कोर्ट में केसेस को ज्यादा मजबूती से रखा जा सके। जो मीटिंग हुई है मनीष, उसमें किस तरह की स्ट्रेटेजी बनाई गई? क्या इसके बारे में कोई भी जानकारी कि आगे किस तरह से स्ट्रेटेजी बनाई गई है? क्या कुछ करने जा रही है अब सेंट्रल गवर्नमेंट? देखिए, ये बंद कमरे में मीटिंग हुई है, तो जाहिर है कि सारी स्ट्रेटजी तो सरकार नहीं बताएगी अभी। लेकिन जरूर जो इंडिकेशन यही आ रहा है कि आपने देखा कि अभी कुछ दिनों पहले बात सामने आई कि जो आतंकी हैं उनके डेड बॉडीज को उनके घर वालों को दिए नहीं जाएंगे। इसको लेकर के फोर्सेस में अलग अलग उनके अपने रुख हैं। इसके साथ ही अब जो है बात सामने आ रही है कि स्टोन पेल्टर्स और अलगाववादियों के खिलाफ एक्शन होगा। तो ये इसमें ज्यादा बयानबाजी नहीं की जाएगी, जहां तक हमें लगता है। इसमें जो लेकिन मनीष, हम लगातार ये देख रहे हैं, खासतौर पे हम जम्मू कश्मीर की हम बात करते हैं, ऑपरेशन ऑल आउट पार्ट 1 पार्ट 2 चला, लगातार सख्ती हुई, लेकिन इससे किसी भी तरह से दहशतगर्दी में कोई कमी आई हो, मिलिटेंसी में कोई कमी आई हो, बल्कि इसमें लगातार इजाफा ही हुआ है। एक बार फिर से सख्ती की बात की जा रही है। क्या वाकई में सख्ती उस तरह से काम आएगी? सवाल ये उठ रहे हैं। देखिए, जहां तक गृह मंत्रालय को लगता है कि बुरहान वानी के बाद स्टोन पेल्टिंग कश्मीर में बहुत ज्यादा हो गई थी और पिछले साल भी ये रिपोर्ट्स आ रही थी कि जबरदस्त पत्थरबाजी होगी, लेकिन एनआईए की जांच ने असर दिखाया था और पत्थरबाजी का लेवल कम हुआ था, टेरर का जो हमले का लेवल था वो कम हुआ था। तो ये आंकड़े जरूर इंकरेज करने वाले थे उस वक्त। लेकिन फिर से जो सॉफ्ट अप्रोच कश्मीर में जनवरी से शुरू हो गया था और उसके बाद फिर से एक बार देखा गया कि पत्थरबाजी बढ़ गई और सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमले भी आतंकियों के बढ़ गए। तो केंद्र सरकार उन सारे जो रिपोर्ट्स हैं, जो डेटा है, उसको एनालिसिस कर रही है। तो जाहिर है कि उनको बहुत फायदा नहीं दिखा है कि जो सॉफ्ट अप्रोच है कश्मीर में उसका फोर्सेस को लेकर के कोई खास असर देखने को मिल रहा है। तो जाहिर है अप्रोच सख्त होने वाला है और केंद्र सरकार भी ये दिखाने वाली है कि उसके पास 5-6 महीने बचे हुए हैं जब लोकसभा चुनाव होगा। तो वो दिखाना चाह रहे हैं कि उनका जो अप्रोच है, जो आतंक के खिलाफ उन्होंने, जाहिर सी बात है दिखाने की कोशिश की जाएगी कि इन 3.25 सालों में उनके हाथ बंधे हुए थे, अब उनके हाथ खुल गए हैं और अब वो तमाम चीजें कर रहे हैं जो करना चाहते हैं और इन तमाम चीजों को लेकर वो लोकसभा इलेक्शन 2019 में लोगों तक जाएंगे। बहुत शुक्रिया मनीष आपका तमाम जानकारी के लिए। तो कांग्रेस लीडर सैफुद्दीन सोज की किताब का दिल्ली में रस्म इजरा किया गया, लेकिन इस प्रोग्राम में साबिक वजीर आजम मनमोहन सिंह शामिल नहीं हुए। सिंह पहले तो प्रोग्राम में जाने वाले थे, लेकिन पिछले कुछ दिनों में सोज की किताब को लेकर हो रहे तनाजे को देखते हुए अब उन्होंने रस्म इजरा तकरीब में नहीं जाने का फैसला लिया।
सैफुद्दीन सोज की किताब के बारे में कुछ बातें सामने आई। इसमें आजादी को लेकर बहुत कुछ लिखा गया है। सोज ने सीधे तौर पर पाकिस्तानी सदर परवेज मुशर्रफ की हिमायत की है और लिखा है कि अगर कश्मीर की आवाम से पूछा जाए कि उन्हें क्या चाहिए तो आजादी का मुतालबा करेंगे। उन्होंने लिखा है कि यह बात सच है और अगर इस बात को लेकर तनाज़े भी हो चुका है और कांग्रेस इस पर बैकफुट पर आ गई थी इस पूरे मामले को लेकर जब सैफुद्दीन सोज का ये बयान सामने आया था और इसे सोज का निजी बयान कांग्रेस की तरफ से बताया गया था। तो सैफुद्दीन सोज की किताब का रस्म इजरा आज अमल में आया, लेकिन उसमें साबिक वजीर आजम मनमोहन सिंह शामिल नहीं हुए और बताया जा रहा है कि पहले उन्हें इस तकरीब में शामिल होना था, लेकिन जिस तरह से सैफुद्दीन सोज की किताब को लेकर लगातार कंट्रोवर्सी हुई और कांग्रेस इससे किनारा करती हुई नजर आई, ये कहा गया कि ये उनका निजी बयान है। उसके बाद साबिक वजीर आजम मनमोहन सिंह उस तकरीब में शामिल नहीं हुए और ये बताया जा रहा था, ये कहा जा रहा था कि दरअसल इस तरह का बयान जो सैफुद्दीन सोज ने दिया है वो दरअसल अपनी किताब की पब्लिसिटी स्टंट के तौर पर भी देखा जा रहा है। तो सैफुद्दीन सोज की किताब का रस्म इजरा अमल में आया, लेकिन उसमें साबिक वजीर आजम मनमोहन सिंह ने शिरकत नहीं की। जो होंगे मेरे साथ वो भारत के शहरी होंगे, मुअज़्ज़ज़ लोग होंगे और मेरे लिए वो बड़े ऑनरेबल लोग होंगे। यहाँ के पब्लिशर ऑथर्स को गुड़ देते हैं, रूपा अगर बनाता है तो मुझको कोई चिंता नहीं है, बनाए बेचे के। जम्मू कश्मीर के एक साबिक आर्मी ऑफिसर ने बीजेपी एमएलए गगन भगत पर बेटी की किडनैपिंग का इल्जाम लगाया है। इसे लेकर आर्मी ऑफिसर ने जम्मू कश्मीर प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज भी किया, लेकिन मामले में ट्विस्ट तब आ गया जब साबिक आर्मी ऑफिसर की बेटी मीडिया के सामने आई और इंकशाफ किया कि उसकी किडनैपिंग हुई ही नहीं। उसने बताया कि अहले खाना जबरन उसकी शादी एक कम पढ़े लिखे लड़के से करवा रहे हैं जो उसे पसंद नहीं है। लड़की ने बीजेपी एमएलए को फंसाने के पीछे की वजह बताते हुए कहा कि उसके वालिद पीडीपी सपोर्टर हैं और इसीलिए मकामी एमएलए को फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। पर बच्ची मेरी वहां से मिसिंग है, तब से मैं बहुत परेशान हूँ। मैं प्रशासन से, मैं एमएलए साहब से, मैं अपने नरेंद्र मोदी से, मैं अमित साहब से और जितने भी तमाम जो अधिकारी हैं अपने बीजेपी पार्टी के, मैं अपने महबूबा मुफ्ती साहब से, अपने एमएलए गगन, अपने क्या नाम है गुलाम नबी आजाद साहब से, अपने राहुल गांधी साहब से मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा, यदि मेरी बच्ची सेफ्ट नहीं है, ये दरिंदे जो हैं ऐसी हरकत कर रहे हैं, बच्ची को किडनैप करके रख रहे हैं, बच्ची को कोई बात करने के लिए मौका नहीं दे रहे हैं और जब मैं पूछता हूँ बात करने के लिए ना बात करते हैं, ना मेरा फोन उठा रहे हैं और उल्टी मुझे आगे से धमकी दे रहे हैं। इसने क्या किया कि हमारे घर में झूठ बोलकर इसको बच्ची को बात नहीं बोलता रहा, झूठी से। लड़का तो फौज में था तो फौज से इससे बाद में बात कराते रहना और 21 तारीख के बाद जब 20 को आया तो मैंने बोला बेटा तुम्हें बदले से फिर ये यूनिवर्सिटी उधर गया गोविंदगढ़ में लेने के लिए बच्ची को, तो उधर से फोन काटूंगा, तब से आज तक कोई बात नहीं हुई करने दिया इसने। किस वजह से हुई है, वजह मुझे लगता है कि उसने स्पष्ट कर दिया है और यहाँ पर ये बात सिद्ध होती है कि राजनीतिक कारणों से जो मेरे विरोधी हैं वो इस बात की हवा दे रहे थे, जो लड़की के घर वाले थे उनको खामखा मिसगाइड कर रहे थे और मुझे लगता है कि लड़की के बयान आने के बाद ये सब क्लियर हो जाता है कि कौन सा कारण था, क्या कारण था और ऐसी ओछी राजनीति जो विरोधी दल कर रहे हैं मुझे लगता है कि नहीं करनी चाहिए थी और अब वो कर रहे हैं तो उनको इसका खामियाजा भी भुगतना पड़ेगा, क्योंकि कल कोर्ट्स खुल रहे हैं और मैं डिफेमेशन सूट उनके खिलाफ लगाऊंगा जिन्होंने भी ये बात को प्रोपेगेट किया है। ऐसा कुछ नहीं है, मैं आप लोगों के सामने खड़ी हूँ, मुझे किसी ने कोई किडनैप नहीं किया हुआ, ही इज अ वेरी गुड पर्सन। वो मेरी कहीं फोर्सिबली शादी करवाना चाहते हैं, सो दैट्स व्हाई। भदरवा में इन दिनों लोग ट्रैफिक की परेशानी से जूझ रहे हैं। घंटों तक लगने वाले जाम की वजह से मकामी लोग तो परेशान हैं ही, सयाहों को भी खासी मशक्कत का सामना करना पड़ रहा है। मकामी लोगों की माने तो जिस मकाम पर पहुंचने में 30 मिनट का वक्त लगता है, वहां पहुंचने में उन्हें 4 घंटे तक का वक्त लग रहा है। लोगों ने ट्रैफिक ऑफिसर्स पर भी इल्जाम लगाया। उन्होंने कहा कि
ट्रैफिक ऑफिसर्स अपनी जिम्मेदारी ठीक से नहीं निभा रहे हैं। साथ ही रोड पर इंक्रोचमेंट की वजह से भी जाम की परेशानी पेश आ रही है। जो हमने हाल ही में डिप्टी कमिश्नर साहब ने जो है डोडा में लिए थे वो हमने इम्प्लीमेंट किए हैं कि हमने कुछ जो गाड़ियों का रुख जो है, जैसे कुछ भी गाड़ियां चाहे हमारी वो चिंता साइड से आती हैं, जाई साइड से आती हैं, पथरी साइड से आती हैं या हमारी इधर हंगा इस साइड से आती हैं, तो उनको हमने डिसीजन लिया है। तो ये हम जो है ऑर्डर ही नहीं बल्कि इसको इम्प्लीमेंट भी करेंगे कि उनको जो एक प्लान जो है वो लेके आएंगे। राजेंद्र जी हमारे एडिशनल एसपी जो है वो एक प्लान लेके आएंगे, उसको हम अप्रूव भी करेंगे। अड्डा नीचे करा जाए, जो कमर्शियल गाड़ियां हैं उनका एक निज़ाम रखा जाए, उनकी तरीके से निकाली जाए। तो शहरी बाजार को अगर पार्किंग भी खत्म की जाए वो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि लोगों को आने में कोई दिक्कत नहीं होगी। जो बाहर से लोग आएंगे वो आराम से यहाँ पे पार्क करके अपनी गाड़ियाँ को। हमारी जो जनता है उनको बहुत मुश्किलातें हो रही है, और जो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन है वो तो सिर्फ आर्डर निकालती है, एक्शन तो कहीं नजर ही नहीं आ रहा है। आप ये देख लीजिए, आप खुद ही जरा रोड मार लीजिए, पूरी सिटी में कितनी प्रॉब्लम हो रही है कि कहने की बात नहीं है। आए दिन यहाँ पर हर दिन, और हमें खुशी है कि यहाँ टूरिस्ट चल रहा है, लेकिन टूरिस्ट हमें कंप्लेंट दे रहे हैं कि भाई यहाँ पर जाम हो रहा है, कोई सिस्टम ही नहीं है। ये मीटिंगें करते हैं, वहाँ पे ये करते ऑर्डर निकालते हैं, लेकिन इम्प्लीमेंट जब तक ना हो तब तक क्या फ़ायदा। पिछले साल भी यहाँ पे मीटिंग हुई, बोलने लगे कि यहाँ पे नो पार्किंग जोन है, हम सख्ती से निपटेंगे, लेकिन उसके बाद हुआ कुछ नहीं। बारामूला के चीफ मेडिकल ऑफिसर अहमद चलकू ने तनमग जिला अस्पताल का अचानक से दौरा किया। मेडिकल अस्पताल में अचानक दौरे पर पहुंचे सीएमओ ने एक एक वार्ड की जांच की। उन्होंने ओपीडी, सर्जिकल वार्ड, RNTCP लैब, खवातीन वार्ड समेत तकरीबन पूरे अस्पताल का जायजा लिया। सीएमओ अहमद चलकू ने बताया कि दौरे के पीछे की वजह लोगों को मिल रही सहूलियात की सच्चाई को पता करना और खामियों को दूर करना है। सीएमओ ने इस दौरान जानकारी दी कि साल भर में अस्पताल को दूसरी इमारत में शिफ्ट किया जाएगा। क्या आप भी रात को अपना मोबाइल फोन चार्जर पर या चार्जिंग पर लगाकर सो जाते हैं? तो ये खबर आपके लिए है। जम्मू के नगरोटा इलाके में मोबाइल फोन के ब्लास्ट होने का मामला सामने आया है। खबरों के मुताबिक मोबाइल के फटने से लगी आग में घर का सामान भी जल गया। खलेती कौर जगती गांव के बलदेव राज के मुताबिक रात को उन्होंने अपना मोबाइल फोन चार्जिंग पर लगाया था और उसके बाद वो सो गए। सुबह जब वो उस कमरे में गए तो जला सामान और मोबाइल की हालत देखकर समझ गए कि मोबाइल ब्लास्ट होने की वजह से ये आग लगी है। हालांकि अच्छी बात ये रही कि उस कमरे में किसी के ना होने की वजह से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। एसएमजीएस अस्पताल में थैलेसीमिया के और हीमोफीलिया के मरीजों को अक्सर खून की कमी से जूझना पड़ता है, जिसे देखते हुए वक्त पर कई एनजीओ और तंजीमों की जानिब से ब्लड कैंप लगाए जाते हैं ताकि जरूरतमंदों को वक्त पड़ने पर खून की कमी से अपनी जान न गंवानी पड़े। इसी सिलसिले में जम्मू के एसएमजीएस अस्पताल के ब्लड बैंक में ब्लड डोनेशन कैंप का इनेकाद किया गया, जिसमें आम लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। जम्मू में बिजली महकमे ने गैर कानूनी बिजली के कनेक्शन जोड़कर बिजली का इस्तेमाल करने वालों पर शिकंजा कसा। उन्होंने गैर कानूनी कनेक्शन काटे और जरूरी कार्रवाई भी की। उन्होंने गैर कानूनी कनेक्शन जोड़ने वालों पर भी जुर्माना लगाया। उन्होंने लोगों को हिदायत दी कि आगे से बिजली की चोरी न करे, वरना सख्त कार्रवाई उन पर की जाएगी। हमारी मुहिम ये बहुत पहले से है और रोज चल रहा है। आज का हमने ये जो स्पेशल ड्राइव जो चलाए हुए है ना, इसमें हम जो जितना भी हमें लीगल सर्विस जो मिल रही, चाहे जुगी है चाहे दूसरे कोई किसी का डोमेस्टिक चाहे कुछ भी है, हम सारा ये क्लियर कर रहे हैं, काट रहे हैं और ये मुहिम हमारा ये आगे भी चलता रहेगा। जम्मू के नगरोटा के पंचायत नदौर कटल बटाल खलेती के लोगों ने राशन कार्ड न बनाने पर फूड एंड सप्लाई महकमे के खिलाफ मुजाहरा किया। उनका कहना है कि राशन कार्ड न बनने से उन्हें राशन नहीं मिल पा रहा है और कई बार अप्लाई करने के बावजूद भी उनके राशन कार्ड नहीं बन पाए हैं। उन्होंने कहा कि राशन कार्ड न बनने से गरीब लोगों को बाजार से राशन खरीदना पड़ता है, जिसे खरीदना हर किसी के बस की बात नहीं है। लोगों ने महकमे के खिलाफ नारेबाजी करते हुए गवर्नर से उनके राशन कार्ड बनवाने की अपील की।
डीसी जम्मू हमारी मांग पूरी करो, हमारी मांग पूरी करो, बेइंसाफी बंद करो। आज तक किसी का भी कोई राशन कार्ड जो है नहीं बना। 3-3, 4-4 बार हमारे फार्म भर लिए गए। एक फार्म भरने में गरीब आदमी का कम से कम 100-150 रुपए का खर्चा आता है और 2-2, 3-3 दिन दिहाड़ियां टूटती हैं। कितने दिन हो गए, अभी रिसेंटली कोई 5-6 महीने हुए हैं, फार्म भरे हैं, तहसीलदार साहब नगरोटा के पास पड़े हुए हैं। डायरेक्टर साहब को मैं ये कहना चाहता हूँ, आप एसी में बैठ के मजे ले रहे हैं और यहाँ पे लोग दर-बदर हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, राशन नहीं मिल रहा है, राशन कार्ड नहीं मिल रहा है। आपको शर्म आनी चाहिए। गुज़िश्ता कई दिनों से पुंछ के सरहदी गांव के लोग पाकिस्तानी गोलीबारी की वजह से खासे परेशान हैं। किसान खेतीबाड़ी करने से डर रहे थे। गांव के लोग तो रात को अपने खेतों में काम किया करते थे और दिन में काम करना काफी उनके लिए मुश्किल हो गया था। जब भी खेतों में जाते पाकिस्तान की तरफ से गोलीबारी शुरू हो जाती थी। बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचा पाते थे। लेकिन अब किसानों का कहना है कि जब से सीज फायर हुआ है तब से हम आराम से खेतों में काम कर पा रहे हैं और अगर इसी तरह से रहा तो इस बार उनकी फसल अच्छी होगी। उन्होंने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि इसी तरह का माहौल बना रहे तो बेहतर होगा। तो इसीलिए ढोल चोल कम बजते थे। अभी शांति है, थोड़ा धान लगा रहे हैं आराम से, मजे से ढोल भी बजा रहे हैं। लेकिन आजकल ठीक है, अच्छा काम चल रहा है। आज कोई चीज़ फैर नहीं है, आराम से काम कर रहे हैं हम। कोई नहीं, आराम से बिंदास, कोई टेंशन नहीं है। ऐसे रहना चाहिए, माहौल ख़राब नहीं होना चाहिए। जो हम भी काम कर रहे हैं, दुनिया काम कर रही है, जिम्मेदारों का ये फ़ायदा और क्या। फजल हुसैन हमारा ये नाम, गुलपुर जोट में रहते हैं, बहुत बॉर्डर के करीब हैं। फायरिंग बहुत होती है। पिछले साल में कोई काम हम नहीं कर रहे थे, इस साल शांति है, बहुत अच्छे ढोल भी बाज रहे और काम भी अच्छा चल रहा है हमारा। जे कम असी खेती बाड़ी ना कर रहे हैं, बड़ी मेहनत ना कर रहे हैं, ठीक है कि नहीं है। अमन चैन है इधर। कोई पहला फायरिंग शेयरिंग हो रही थी, आज फायरिंग शेयरिंग कोई नहीं है। जिस तरह है माहौल ठीक है, इस तरह माहौल चलना रहा ठीक है। डर पहले बड़ा डर था, हूँ डर कोई नहीं रहा। हूँ अच्छा मौसम है, असर ने जितना अच्छा रहा तो अच्छा रहना चाहिए। पहले किस तरीके का डर रहता था? पहले गोलियां लग चला था, गोलाबारी था, इस गोलाबारी नहीं होना। श्रीनगर में आवाम को राहत देने के लिए सिविल सेक्रेटरीट में चीफ सेक्रेटरी ने काम संभालना शुरू कर दिया है। मुकामी लोग अपने रोजमर्रा के मसाइल लेकर बड़ी तादाद में पहुंच रहे हैं। इस ताल्लुक से चीफ सेक्रेटरी ने जी सलाम के जरिए लोगों से सीधी बात की। तस्वीरें बता रही हैं, जो तस्वीरें हैं ये काफी लंबा क्यू जो है वो सिविल सेक्रेटरीट के अंदर जाने के लोग जो हैं बिल्कुल तैयार हैं। कुछ लोगों से बात करते हैं कि गवर्नर रूल में भी क्या जो बुनियादी काम लोगों के थे, पानी, बिजली, सड़क, सेहत और जो इज्तिमाई मामला मोहल्ले वगैरह में होते थे। हाजी साहब सलाम अलैकुम। जनाब कहाँ से तशरीफ लाए? शोपियान से आए। तो आप इससे पहले भी सेक्रेटरीट आया करते थे क्या? तो क्या उम्मीद है? ठीक क्या काम क्या है? काम आपकी तरफ आना चाहिए। आपका नाम? सर मैं रजौरी से मोहम्मद जुबैर। जुबैर साहब आप यहाँ खड़े हैं, वेट कर रहे हैं अंदर जाने के लिए, तो कौन से मामला लेकर जा रहे हैं? सर हमारा बहुत मामला हमारा पेंडिंग रहा हुआ है। हम सोशल फॉरेस्ट्री से काम करते आ रहे हैं कई साल से नीड बेस में, तो हमारा आज तक हमारा मसला हल नहीं करवाया है। तो हम इसलिए हम चीफ सेक्रेटरी साहब हम मिलने को जा रहे हैं। महिलाओं की अच्छी खासी तादाद लेडीज की यहाँ पे खड़ी है, अपनी अपनी बारी का इंतजार कर रही हैं। आपकी तरफ आना चाहेंगे। आप कहाँ से तशरीफ लाई? जी सर मैं कंगन ब्लॉक कंगन से हूँ जी। 2 साल से मेरा यहाँ कन्फर्मेशन का मसला है, उसी के बारे में मैं आ रही हूँ 2 साल से। आप चूँकि मैडम अवामी हुकूमत नहीं है, गवर्नर रूल है, तो कितना अंतर फर्क आप देखते हैं? सर आज तो उसके बाद तो मेरा पहला ही विजिट है यहाँ पे। और आपको दिखाएं कि बाहर का जो क्यों है लोगों का, कितनी बड़ी तादाद जो है आज भी मौजूद है। तो क्योंकि रियासती सरकार ने अब जो गवर्नर ने 2 मुशीर भी रखे हुए हैं जिनके जो कामकाज करने के तरीके और जो उनका मैंडेट होगा वो मिनिस्ट्री के बराबर होगा। जवान आप कहाँ जा रहे हैं? मैं चीफ इंजीनियर के पास जा रहा हूँ। तो आप इससे पहले भी जाते थे जब अवामी हुकूमत थी? हाँ, पर यहाँ पे कोई काम नहीं होता है। मुझे 2 साल हो गए फाइल को यहाँ पे ऐसा और केस है। मुझे पापा की डेथ हो चुकी है। 2 साल हो गए यहाँ पे सेक्रेटरी के पास फाइल, अब कुछ नहीं होता है वहाँ पे। हुकूमत में उम्मीद है हमारे काम आसानी हो जाएगा, मगर यहाँ जुल्म है सर। इस वक्त गर्मी इतनी है, अगर 12:30 बजे ये छोड़ती, गवर्नर साहब की मेहरबानी से ये कुछ यहाँ रियायत मिले आवाम को। ये देखिए लेडीज और जेंट्स व बुजुर्ग बूढ़े यहाँ खड़ा है, हमारी टांगे टूट गई है सर।
कि अब देखना ये होगा लोगों का ये रश जो है कितने दिनों तक सिविल सेक्रेटरी तक जाएगा और कितनी देर के बाद रियासत में वापसी अवामी हुकूमत की हो सकती है। अशरफ वानी के साथ तजम्मुल इस्लाम, जी मीडिया, सिविल सेक्रेटेरिएट श्रीनगर। और बुलेटिन में फिलहाल यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का इस्तकबाल है। अमरनाथ यात्रा पर दहशतगर्दाना हमले का खतरा भले ही मंडरा रहा हो, लेकिन इससे निपटने के लिए आर्मी के जवानों के साथ साथ आम लोग भी तैयार हैं। आओ चले अमरनाथ सारे भोले बाबा के द्वारे, 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 भोले बाबा के द्वारे, शंकर शंभू के द्वारे, आओ चले अमरनाथ सारे भोले बाबा के द्वारे। बांदीपोरा में अमरनाथ यात्रा से जुड़ी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। बांदीपोरा श्रीनगर हाईवे पर वाक़े शादीपोरा कैंप में भी हिफाजती और दीगर इंतजामात कर लिए गए हैं। बांदीपोरा के डीडीसी और एसएसपी ने कैंप का दौरा किया और जिम्मेदारान के साथ मीटिंग की। मीटिंग के दौरान एसएसपी को ऑफिसर्स ने यकीन दिलाया कि उनकी तैयारी पुख्ता है। तो सिक्योरिटी हमारी जो है वो काफ़ी अच्छे तरीके से हम लोगों ने यहाँ पर पहले से ही बंदोबस्त करके रखा है। तो आज से हम ये कैंप की सिक्योरिटी को टेक ओवर कर रहे हैं। हमारी सीआरपीएफ की एक कंपनी यहाँ लगी है और इसके अलावा जो बाहर सिक्योरिटी के अरेंजमेंट्स हैं वो काफ़ी अच्छे तरीके से किए गए हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ को गुफा और यात्री कैंपों की हिफाजत की जिम्मेदारी दी गई है। सीआरपीएफ के मुताबिक हिफाजत के पूरे इंतजाम कर लिए गए हैं। हिफाजती इंतजामात को और दुरुस्त बनाने के लिए सीआरपीएफ के साथ साथ आईटीबीपी के जवानों को भी तैनात कर दिया गया है। All the transit camps and the base camps that are manned by CRPF, they are well secured. We have enhanced gadget placement. The UAVs will be in place. CCTVs are being installed at important and vulnerable points. And in fact, this year, as a pilot project, CRPF is introducing the RFID-based tracking system, vehicle tracking system. In this, the vehicles of the yatris as well as the tourists will be tagged both at Jammu and Srinagar. 28 जून से शुरू हो रही अमरनाथ यात्रा में शामिल होने वाले अकीदतमंद जम्मू पहुंचने लगे हैं। वादी के कशीदा हालात के बावजूद अमरनाथ यात्रियों में जोश देखा जा रहा है। उनका मकसद सिर्फ बाबा बर्फानी की पूजा करना है। ये तो बहुत अब बोल नहीं सकते, आने भगवान के उसमें आए हैं, अब उसमें क्या बताएंगे कि कितना अहम रहेगा, प्रभु की इच्छा जो भी है। तो चौथी बार आ रहे सर, चौथी बार यात्रा का प्रस्थान है हमारा सर, और हमारा वही जोश है सर आने का, चाहे जो भी हो सर, भोलेनाथ के दर्शन करना है महादेव के। और मैं पहले जत्थे में यात्रा करूंगा और काफ़ी खुशी हो रही है। ये सौभाग्य की बात है कि ये अवसर प्राप्त हुआ और जवानों के साथ जाके और गर्व फील होगा, तो सब अच्छा ही होगा। सरकारी जराये की माने तो इस साल यात्रा के लिए तकरीबन 2 लाख लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया है। इनकी हिफाजत के लिए सरकार ने हिफाजत के खास इंतजामात किए हैं। इसके लिए गाड़ियों में रेडियो इलेक्ट्रॉनिक ट्रैकिंग सिस्टम लगाए गए हैं। इसके अलावा यात्रियों की आरामगाह पर बिस्तर के अलावा कई सहूलियात मुहैया कराई जाएंगी। साथ ही उन पर सीसीटीवी कैमरों से निगरानी रखी जाएगी। इसके अलावा यात्रियों को बीएसएनएल काउंटर्स और कई दीगर सहूलियात फराहम कराए जाने की तैयारी की गई है। अमरनाथ यात्रा 2018 का आगाज 28 जून से होना है और 27 जून से जम्मू यहाँ बेस कैंप अमरनाथ यात्री जो भवन है यहीं से श्रद्धालुओं का जत्था निकलेगा पहलगाम के लिए और बालटाल के लिए, जिसके चलते आज यहाँ सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध कर दिए गए हैं। उसके अलावा जितने भी अलग अलग प्रबंध हैं, चाहे वो पानी के हैं, बिजली के हैं, सबका जायजा लिया गया है और इस बात को सुनिश्चित करने की कोशिश की गई है कि इस दफा भी पिछले सालों की तरह यात्रा समूह तरीके से चल पाए। कैमरामैन आशु के साथ राजन वैद, जी मीडिया, जम्मू।
और अमरनाथ यात्रा के दौरान दहशतगर्दाना अलर्ट के बाद पुलिस इंतजामिया ने आला सतही मीटिंग तलब की और सिक्योरिटी जायजा लिया। इस मौके पर एसएसपी जम्मू डॉक्टर विवेक कुमार ने पुलिस अफसरान को 2 महीने के लिए ज्यादा मुस्तैदी से तैनात रहने की हिदायत दी। विवेक कुमार से हमारे प्रिंसिपल कॉरेस्पॉन्डेंट राजन वैद ने खास बातचीत की। अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा को लेकर आज एक मीटिंग की गई है। उस मीटिंग में क्या कुछ निकल के आया है? सर, अमरनाथ की यात्रा एक बहुत बड़ा चैलेंज है, किस तरह से सुनिश्चित करेंगे यात्रियों की सुरक्षा और ये अमरनाथ यात्रा स्मूथ ढंग से चल पाए? इसके लिए नेसेसरी सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स जो हैं वो कर दिए गए हैं। वी हैव मेड ऑल द नेसेसरी सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स एंड वी होप दैट इट विल पास ऑन स्मूथली। सर, क्या निर्देश दिए गए हैं पुलिस जो आपके अफसर्स हैं इस मीटिंग के बीच में, और क्या किन किन बातों की ओर जो है ध्यान रखा जाएगा? क्या किन किन गैजेट्स का यूज़ किया जाएगा इस दफ़ा यात्रा की सुरक्षा के लिए? इसके लिए जिस किस्म की डिप्लॉयमेंट होनी चाहिए और जिस किस्म का हमें इम्कानात होते हैं उन सबको फोकस में रख के नेसेसरी इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो थ्रेडवेयर नीचे तक दिए गए हैं और परकोलेट भी किए गए हैं। सर, बाकी सिक्योरिटी जो एजेंसीज हैं, चाहे वो सीआरपीएफ है, उसके साथ कैसा कोऑर्डिनेशन है? क्या रोल रहेगा जम्मू कश्मीर पुलिस का और सीआरपीएफ का? हम सारी सिस्टर ऑर्गेनाइजेशंस और सिस्टर एजेंसीज के साथ मिलकर शाना बशाना इस मसले में इकट्ठे चल रहे हैं। ये पास्ट प्रैक्टिस भी रही है और देयर इज़ नथिंग ऑन दैट फ्रंट। वी हैव एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेशन अमंग्स आवरसेल्व्स। सर, ड्रोन का भी यूज़ किया जाएगा यात्रा पे नज़र रखने के लिए? आई विल नॉट गेट इनटू द निटी-ग्रिटीज बट नेसेसरी सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स कीपिंग इन व्यू ऑल नेसेसरी रिक्वायरमेंट्स हैव बीन पुट इनटू प्लेस। सर, आप पुलिस के लिए क्या ये चैलेंज समझते हैं या आप इंश्योर करते हैं कि इस दफ़ा बिल्कुल स्मूथ यात्रा चलेगी, या कुछ चैलेंज समझते हैं? ये हमारा फ़र्ज़ है कि हम अच्छे तरीके से एक यात्रा करवाएं और हम उसके लिए तैयार भी हैं और हमने उसके लिए तैयारी की भी है। एक आखिरी सवाल, क्या एक्स्ट्रा डिप्लॉयमेंट की जाएगी क्या पुलिस की, सिक्योरिटी फोर्सेस की पिछले साल से ज़्यादा? जैसे मैंने आपसे कहा है कि हम जिस चीज़ की जितनी ज़रूरत है उसके हिसाब से सिचुएशन को असेस करके डिप्लॉयमेंट की गई। कोई इनपुट है इस पर? वी आर सेंसिटिव and we have sensitized all our subordination our associated formations about the whole event. Thank you sir. और कश्मीर के हालात का जायजा लेने के लिए खुद वजीर दिफा निर्मला सीतारमण जम्मू कश्मीर पहुंच गई हैं। वजीर दिफा ने गवर्नर एनएन वोहरा से मुलाकात की। दरअसल 28 जून से शुरू हो रहे अमरनाथ यात्रा के मद्देनजर सिक्योरिटी इंतजामात के जायजे के लिए वजीर दिफा निर्मला सीतारमण जम्मू कश्मीर पहुंची हैं। आर्मी चीफ जनरल बिपिन रावत के साथ वजीर दिफा ने बालटाल बेस कैंप का दौरा किया। उन्होंने अमरनाथ यात्रा के लिए सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा लिया। वजीर दिफा के मुताबिक अमरनाथ यात्रा के लिए 3 सतही सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा लेने के दौरान सीतारमण के साथ आर्मी के सीनियर कमांडर भी साथ थे। तो वहीं मरकजी वजीर दाखिला राजनाथ सिंह ने आज अमरनाथ यात्रा और वादी के हालात पर सिक्योरिटी एजेंसीज के साथ मीटिंग की। वजारत दाखिला में हुई इस मीटिंग में दाखिला सेक्रेटरी, आईबी चीफ समेत दीगर आला अफसरान मौजूद रहे। मीटिंग में कश्मीर में मौजूदा हालात पर चर्चा की गई। 28 जून से अमरनाथ यात्रा शुरू होने जा रही है। मरकजी हुकूमत ने इस बार यात्रा को लेकर काफी पुख्ता इंतजाम किए हैं। यात्रा की सिक्योरिटी की कमान इस बार नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स यानी कि एनएसजी कमांडो के हाथ में सौंपी गई है। वजारत दाखिला को उम्मीद है कि एनएसजी की तैनाती से यहां दहशतगर्दाना वाकयात पर लगाम लगेगी। पुंछ जिले के मेंढर के सरहदी इलाके छजला में आज मशहूर दरगाह साईं मासूम शाह की दरगाह पर सालाना उर्स मनाया गया, जिसमें रियासत और बैरून रियासत से सभी बड़ी तादाद में तमाम मजाहिब के लोगों ने हिस्सा लिया। दरगाह की जियारत करने के बाद चादर चढ़ाई गई। दरगाह पर बड़ी तादाद में अकीदतमंदों ने हाजिरी दी और रियासत में अमन अमान के लिए दुआएं की। बारामूला में आर्मी के इश्तराक से
FTII की जानिब से कश्मीर के नौजवानों के लिए फिल्म एक्टिंग और स्क्रिप्ट राइटिंग प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। कश्मीरी नौजवानों के बेहतर मुस्तकबिल के लिए स्क्रीन प्ले राइटिंग, एक्टिंग और दीगर फिल्म से जुड़े कोर्स का आगाज किया गया। स्मार्टफोन के जरिए नौजवानों को फिल्म मेकिंग का हुनर दिखाया गया। इस मौके पर तलबा के साथ साथ आर्मी के सीनियर अफसरान ने शिरकत की। लोगों ने FTII और आर्मी के कदम की तारीफ की। देखिए, ये कोर्स हो ही पा रहा है फौज की वजह से। मतलब फौज और हमारे बीच बातचीत चल रही थी पिछले 2 महीने से, और उसमें ये तय हुआ कि ये कोर्स हम यहाँ पर लाएं। तो ये इसका जो पूरा लॉजिस्टिक्स है, यहाँ के सारे अरेंजमेंट्स हैं, यहाँ के पार्टिसिपेंट्स को चुनना, उसमें फौज का इसमें बहुत अहम रोल है। इसी टैलेंट को शोकेस करने के लिए और आगे बढ़ाने के लिए आज जो हम पहली इवेंट जिसका शुरुआत करने जा रहे हैं वो है एक स्क्रीन एक्टिंग कोर्स। स्क्रीन एक्टिंग कोर्स फिल्म और टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के कोऑपरेशन के साथ किया जा रहा है। पुंछ में आर्मी ने LOC के इस पार आए POK के बच्चों को पुलिस के हवाले किया। बच्चे का कहना है कि कुछ लोगों ने उसे सरहद पार से सामान लेने के लिए भेजा है। पुंछ में LOC पर तैनात आर्मी के जवानों ने LOC पर फेंसिंग के आगे मुश्तबा हालात में घूम रहे एक POK के बच्चे को पकड़कर पूछताछ के बाद रियासती पुलिस के हवाले कर दिया। बच्चा 7 से 8 साल का बताया जा रहा है, जिसकी पहचान मोहम्मद अब्दुल्ला मुन्ना के तौर पर हुई है, जो POK के दिगवार का रहने वाला बताया जा रहा है। ऐसे में सवाल ये भी है कि क्या पाकिस्तान रेकी के लिए बच्चों का इस्तेमाल कर रहा है। घर वालों की याद आ रही है तेरे को? किसकी याद आ रही है? अकेले आए थे, साथ कोई और आया था? किसकी याद आ रही है आपको ज्यादा? आर्मी वालों ने पकड़ा? हाँ, फिर खाना खाया हूँ। फिर रात को आप उनके पास रहे? आपको कुछ दिया था उन्होंने? उन्होंने कुछ दिया नहीं, ऐसे बोला था। तो तेरे को डर नहीं लगा आगे आपको? पीछे पीछे वो आ रहे थे। आपको आगे भेजा? कितने लोग थे? 8 थे। पीछे भी वो आ रहे थे, फिर बाद में चल गए वहाँ से। क्या क्या सामान था उनके पास? कुछ था छोटा। बैग शैग भी थे? छोटे छोटे बैग। अभी आप घर से कौन सी क्लास में पढ़ते हो? क्या नाम है आपके स्कूल का? हाई स्कूल। स्कूल का नाम क्या पूरा? हाई स्कूल दिगवार। तो आपके कितने भाई बहन हैं? 2। आपसे बड़े हैं? तो आप छोटे हो? आपके साथ कोई नहीं था जब आप इधर आए? उन्होंने भेजा आपको? आपके साथ कोई बच्चा था? तो उन्होंने कुछ दिया आपको? पैसे पूसे दिए या कह रहे थे वापस ढूंढ के लाओगे तो मैं कुछ दूंगा। इस चीज का नाम बताया उन्होंने? क्या उन्होंने क्या बोला? वहाँ जाके क्या देखना है? उन्होंने बोला हमारी एक चीज है, उठा के लेके आओ, मैं जंप मिली तो आपने फिर वापस लानी। तो उस चीज का नाम बताया उन्होंने? फिर बाद में कहने लगे एक बात मैं आपको मैं बताऊंगा, किसी को नहीं बतानी है। अगर बताओगे तो? वो कह रहे थे कि अगर जो वो बातें आपसे करेंगे वो आके हमें बताएंगे। आर्मी की तरफ से बताया गया है कि फेंस के नज़दीक ही आ गया था, वहाँ से उन्होंने अप्रीहेंड किया है और आर्मी ने समझा है कि ये लोकल यहाँ का लड़का है, तो इसलिए उन्होंने लोकल पुलिस स्टेशन को हैंडओवर किया। फर्दर जब हमने इसको पूछताछ की है तो इस बच्चे ने अपना नाम जो है वो अब्दुल्ला बताया और बताया कि ये रहने वाला है दिगवार, जो POK का विलेज है। और अब बीच बीच में ये कुछ स्टोरी सुना देता है और साथ साथ में ये चेंज भी कर रहा है। अब कंक्रीट क्या है उसकी तरफ हम बढ़ रहे हैं, जैसे जैसे कोई क्लियर स्टोरी हो जाती है हम आपके साथ शेयर करेंगे। और इस पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे नुमाइंदे रमेश वाली फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। रमेश, क्या कुछ और पता चल पाया है इस बच्चे के बारे में? क्या इसके पेरेंट्स ने या किसी ने इसके बारे में कुछ पूछताछ की हो, या अब तक कोई भी POK की तरफ से कोई जानकारी इस बच्चे के बारे में अब तक? हाँ, आपको बता देंगे PPR पुंछ के सेक्टर में 7 से 8 साल का बच्चा अपना नाम जो अब्दुल्ला बता रहा है, सेना के
सेना ने सरहद क्रॉस करते हुए पकड़ा और पुलिस के हवाले कर दिया। अब अब्दुल्ला ने खुलासे करता जा रहा है। हमसे बात करते हुए उसने कहा कि कल शाम को से कुछ लोग मिले जिन्होंने कहा कि सीमा पार जाओ और वहां से कुछ सामान लाना है। अब उन्होंने ये भी बताया कि उन लोगों के पास कुछ बैग भी थे। इससे यही साबित होता है पाकिस्तान की हाथों से कभी बात नहीं आ सकता और इस बार उन्होंने मासूम अब्दुल्ला को अपना निशाना कर सरहद पर रैकी करने के लिए भेजा होगा। क्या इस तरफ फौज या पुलिस भी इशारा करे कि हो सकता है इस बच्चे का इस्तेमाल किया जा रहा हो? हाँ, ये हो सकता है। पाकिस्तान ये इसको भेजा हो रैकी करने के लिए, उसके बाद कुछ मिलिटेंट की घुसपैठ भी इस तरफ करवा सके। अब पुलिस इस बात की छानबीन कर रही है कि अब्दुल्ला की बातें कहां तक सच हैं। अगर अब्दुल्ला की ये बातें सच साबित होती हैं तो आने वाले दिन में सरहद पर सेना के लिए कई प्रकार की चुनौतियां पेश होंगी। जी रमेश, क्या ये सारी बातें जो भी कह रहा है ये हर बार क्या सेम तरह की बातें कर रहा है या बच्चा अलग अलग तरह की स्टोरी बना रहा है या अपने दिल से कोई बातें कर रहा है? क्या लग रहा है जब आपने उससे बात की? जब हमने उससे बात की तो उसका एक ही वो आ रहा था कि उन्होंने कुछ सामान लेने के लिए भेजा। लेकिन जब हमने पुलिस से बात की तो पुलिस ने कहा कि हमें इसने कुछ और बयान दिया था। लेकिन जब हमसे बात की तो उसका यही कहना था कि कुछ लोगों ने उसे भेजा कि आप सरहद के पार जाओ, वहां से कुछ सामान लाना। सामान लाना है ये तो बच्चे को भी पता नहीं है। चलिए रमेश, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और बुलेटिन में यहाँ रुक रहे एक और छोटी सी ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का इस्तकबाल है। रियासत जम्मू कश्मीर के हालात किसी से छिपे नहीं हैं। ऐसे में 40 साल के डॉक्टर वहीद खबर बलवन ने तालीम को हथियार बनाया और अपने हौसले से रियासत और मुल्क में खुद की अलग पहचान बनाई। महज 40 साल की उम्र में 26 किताबें लिखने वाले वहीद रियासत के उन चंद लोगों में शामिल हैं जिन्होंने ह्यूमन जेनेटिक्स के शोबे में पीएचडी की है। उन्होंने अपनी पीएचडी के दौरान तकरीबन 1500 से ज्यादा केस स्टडी किए और तमाम जानकारियों को लोगों से साझा किया। डॉक्टर वहीद ने डाउन सिंड्रोम बीमारी से लेकर इंसान को होने वाली जेनेटिक बीमारियों पर रिसर्च की। उन्होंने इसकाते हमल होने की वजहों का भी पता लगाने की कोशिश की। इस टाइम मैंने 26 बुक जो हैं वो पब्लिश कर चुके हैं इन द फील्ड ऑफ लाइफ साइंसेज, जिसमें जेनेटिक्स पे हैं, बायोकेमिस्ट्री पे हैं, इकोनॉमिक जोलॉजी पे हैं, फिशरीज पे हैं, इम्यूनोलॉजी में है, बायोटेक्नोलॉजी पे हैं। डॉक्टर वहीद खावर बलवन को पहले से ही लिखने और जानकारी इकट्ठा करने में दिलचस्पी थी। जानकारी जमा करते करते बनाए गए नोट्स ने किताब की शक्ल लेनी शुरू कर दी। रिसर्च में मेरी फाइंडिंग ये थी कि एक डिजीज होती है डेट इज कॉल्ड एज द डाउन सिंड्रोम, तो वो सबसे कॉमन डिजीज होती है। हमारी वो फाइंडिंग थी। दूसरी फाइंडिंग मेरी रिसर्च में ये रही कि जनरली एक पर्सन में एक ही जेनेटिक डिजीज एट ए टाइम होती है, लेकिन मैंने कुछ ऐसी भी रिसर्च की कि उसमें एक बच्चे में हमने दो जेनेटिक डिजीज दी थी। लेकिन डॉक्टर वहीद बताते हैं कि उनको अपने वालिद से ही इंस्पिरेशन मिली। बेसिक जो मोटिवेशन आई कि जब मैं पब्लिशर्स के पास यहाँ जम्मू में चला गया, वहाँ पे मैंने 2 या 3 बुक्स उठाई पर्शियन सब्जेक्ट्स के रिलेटेड। तो वो मैंने वहाँ से वो बुक्स पिक कर ली। तो मैंने सिर्फ वो पर्शियन बुक इसलिए लाई क्योंकि मेरे वालिद साहब जो हैं खुर्शीद साहब बलवान, तो वो पर्शियन के लेक्चर थे। मैंने कहा उनको मैं दे दूंगा, तो वो अक्सर बच्चों को पढ़ाते रहते हैं, तो उनको हेल्प हो जाएंगी। कहते हैं हर नेक काम में परेशानियां आती हैं, लेकिन कुछ कर दिखाने का हौसला रखने वाले लोग अपने हौसलों से उन परेशानियों को शिकस्त देते हैं और जो कोशिश करते हैं किस्मत भी उन्हीं का साथ देती है। कुछ ऐसा ही हुआ डॉक्टर वहीद के साथ। वही बुक्स लेके वही मैंने इधर स्टेट में जो पब्लिशर्स है उनके पास चला गया कि मेरी ऑलरेडी रेफरेंस बुक्स पब्लिश हो चुकी हैं, तो अगर आप जो मैंने आपसे पहले भी बात की है तो आप इन बुक्स को, जो मैंने अभी खुद का मटेरियल जो टोटली लिखा है, जो मैं खुद के दिमाग में है, तो आप उसको पब्लिश कर लीजिए तो एक अच्छा रहेगा स्टूडेंट्स के लिए। तो फिर उनको ये लगा कि ऑलरेडी अगर इसकी नेशनल लेवल पे बुक्स पब्लिश हो चुकी हैं तो
दिस इज़ वेल एंड गुड। तो उन्होंने उस टाइम फिर मुझे वो वहाँ से उन्होंने एक एक्सेप्टेंस दी, ठीक है आप हमें मटेरियल वगैरह दे दीजिए तो हम आपकी बुक्स पब्लिश करेंगे। डॉक्टर वहीद को कई रियासतों में कई अवार्ड से नवाजा जा चुका है। इतना ही नहीं, उन्हें लखनऊ, आगरा और इलाहाबाद में बेहतरीन रिसर्च के लिए गोल्ड मेडल से भी नवाजा जा चुका है। 2009 में जब मेरी अपॉइंटमेंट हुई कॉलेज में एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर, तो उसके बाद मुझे पहला जो एज ए प्रोफेसर जो पहला अवार्ड मिला था वो अगेन मुझे फिर गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर डिपार्टमेंट ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी ने दिया था, साइंस टीचर इनोवेटिव अवार्ड, जिसमें उन्होंने कहा था कि जो इनोवेशंस हैं या जो कोई नई आपने खोज की है तो उसके लिए मुझे उन्होंने अवार्ड दिया। फिर ये अवार्ड का सिलसिला जारी रहा। उसके बाद ज़ूलॉजी सोसाइटी ऑफ इंडिया है जो हमारी कंट्री में सबसे ओल्डेस्ट सोसाइटी है ज़ूलॉजी की, जो 1938 में जिसकी ये ओपन हुई थी, तो उन्होंने मुझे गोल्ड मेडल से एक नवाजा लखनऊ यूनिवर्सिटी में, तो वो टोटली रिसर्च बेस्ड अवार्ड था। फिर उसके बाद उसी सोसाइटी ने मुझे एक फेलोशिप अवार्ड दिया, और फेलोशिप अवार्ड का ये होता है कि वो देखते हैं कि इसने क्या काम किया है, कितना फील्ड किया है, तो वो एक ऑनरेरी डिग्री होती है जो मुझे वहाँ से अवार्ड मिला। फिर सिलसिला जारी रहा तो एक सोसाइटी ऑफ लाइफ साइंसेज है इंडिया में, तो उस सोसाइटी ने भी मुझे एक अवार्ड दिया, फेलोशिप अवार्ड। और रिसेंटली उसी सोसाइटी ने जब मैंने कुछ नई रिसर्च की थी तो उसके लिए मुझे उन्होंने एमिनेंट साइंटिस्ट गोल्ड मेडल दिया था, जो मुझे आगरा यूनिवर्सिटी में 2017 में अवार्ड हुआ था। फिर वहीं पे एकेडमी ऑफ लाइफ साइंसेज लखनऊ में एक है जो एनवायरमेंटल पे अगर आप कोई काम करते हो या एनवायरमेंट अवेयरनेस पे काम करते हो या जो भी कोई प्रॉब्लम आ जाती है लाइफ साइंसेज के रिलेटेड जो रिसर्च होती है उस पे, तो उन्होंने मुझे एक फेलोशिप अवार्ड दिया था। और उसके बाद वहाँ पे एक नई इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में एक सोसाइटी है ब्लू प्लैनेट सोसाइटी, तो उन्होंने मुझे अभी एक फेलोशिप अवार्ड फिर से नवाजा हुआ है। और उसके दीगर मुझे भारत ज्योति अवार्ड इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ एजुकेशन ने अवार्ड किया। फिर एक ऑनलाइन वोटिंग यहाँ पे हुई थी अपने ही चिनाब वैली में, जिसमें उन्होंने ये मतलब मोस्ट इंस्पायरिंग टीचर अवार्ड देना था। डॉक्टर वहीद को जितने अवार्ड और एजाज मिले हैं उनकी गिनती जल्दी खत्म होने वाली नहीं है, लेकिन जिस बात के लिए वहीद की सबसे ज्यादा तारीफ होनी चाहिए वो ये है कि वहीद चाहते हैं कि उनकी रिसर्च आम लोगों के काम आए। वो मरीजों की जिंदगी बदलने के साथ साथ रियासत के तलबा को भी जानकारी फराहम कराना चाहते हैं। फिर एक अपॉर्चुनिटी होती है कि अंदर मेरे रही कि नहीं, मैं जो चाहता था वो नहीं हो पा रहा है, तो फिर मुझे एक बार दिल्ली से कॉल आया। वहाँ पे अल्फा पब्लिकेशंस और डीबीएस स्टोर है, तो जो बुक्स पब्लिश करते हैं नेशनल लेवल पे, तो वहाँ से मुझे एक कॉल आई कि हम 2 या 3 बुक्स पब्लिश करना चाहते हैं। टाइटल हमारी बुक्स का ये है, कंटेंट्स हमारी बुक के ये हैं, लेकिन हाँ हम आपको कंटेंट्स खुद देंगे, आपका सिर्फ ये काम है कि हमें उस कंटेंट के मटेरियल चाहिए, बाकी क्या करना है वो हम खुद करेंगे। तो मैंने उस अपॉर्चुनिटी को उसी टाइम हाथ में लिया, पूरी तरह ग्रैब किया, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज ऐसे नहीं मिलती। तो मैंने जो उनने मुझे टॉपिक दिए मैंने सारा मटेरियल उनको दे दिया, और 2 या 3 महीने के अंदर वो 3 बुक्स जो थी वो पब्लिश होके आई। डॉक्टर वहीद उन जैसे लोगों के लिए करारा जवाब हैं जो अपनी खामियां छिपाने के लिए इंतजामिया और हुकूमत पर इल्जाम लगाते फिरते हैं। डोडा से फयाज पंपोरी की रिपोर्ट, जी मीडिया। और अब आपको मिलवाते हैं एक ऐसे खिलाड़ी से जो किसी एक खेल का नहीं बल्कि 2 खेलों का चैंपियन है। उसके नाम 2 और एक नहीं कई वर्ल्ड रिकॉर्ड्स हैं और जो लाखों नौजवानों के लिए एक मिसाल है। देखिए इस रिपोर्ट में। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, stop। एक आम इंसान अगर किसी तरह का खिताब या मेडल जीतता है तो लगता है कि उसने पूरी दुनिया अपने नाम कर ली है। जम्मू के चंदीप ने तो खिताब और मेडल्स की झड़ी लगा दी है, लेकिन क्या आपको मालूम है कि चंदीप हमारी और आपकी तरह नहीं है। चंदीप के साथ वक्त ने ऐसा खेल खेला कि उसने एक हादसे में अपने दोनों बाजू खो दिए। जी हाँ, हम जिस चैंपियन की बात कर रहे हैं दरअसल एक हादसे ने उसे माजूर बना दिया, लेकिन अपने जज्बे से चंदीप ने अपनी मजबूरी को मजबूती बनाकर दुनिया को झुका दिया।
एक्सीडेंट के बाद तो सबसे ज़्यादा स्पोर्टिव पेरेंट्स ने की और फ्रेंड्स ने की, जिनकी वजह से सब कुछ मुझे बहुत इजी लगा करने के लिए। कुछ डिफ़िकल्टी ज़्यादा फेस नहीं हुई फैमिली और फ्रेंड्स की स्पोर्ट्स की वजह से, क्योंकि वो हर टाइम इतना सपोर्ट करते थे कि आगे बढ़ने के लिए इतना सपोर्ट करते थे, अप्रिशिएट करते थे कि उसका पता ही नहीं चला कभी कोई लाइफ एक्सपीरियंस। रिसेंटली अभी हम नेपाल में खेल के आए हैं, जिसमें मेरे पॉइंट्स मतलब 2-2 मिनट के राउंड्स होते हैं हमारे, तो जिसमें मैंने जीता था गोल्ड मेडल नेपाल में। तो मेरे पॉइंट्स थे 11 और जिसको मैंने हराया था उसके पॉइंट्स थे 4। मुझे तो है कि दोनों का इक्वल बैलेंस होना चाहिए। इंजीनियरिंग के बाद तो गेम्स भी साथ में चलेंगी और आफ्टर इंजीनियरिंग आई विल गो फॉर IAS। चंदीप सिंह स्केटिंग और ताइक्वांडो दोनों खेलों में दिलचस्पी रखते हैं। उन्होंने रियासत, मुल्क और बैरून मुल्क में अपनी शानदार कारकर्दगी से मेडल के साथ साथ लोगों का दिल भी जीता है। मैं बहुत खुश हूँ कि इतना सब कुछ होने के बाद भी उसने अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग और मेंटली फिट रखा है कि वो अपने आप को किसी से कम नहीं समझता है। और मैं बहुत प्राउड फील करती हूँ कि उसने अभी इतना चैम्पियनशिप्स खेली हैं और इंटरनेशनल गेम्स में वो आगे गया है, गोल्ड मेडल लाया है। सो आई सपोर्ट हिम टू द लेवल बेस्ट और मैं चाहती हूँ कि ये और भी आगे जाए। चंदीप की अम्मी को अंदाजा भी नहीं था कि उनके लाडले को अपने दोनों हाथ गंवाने पड़ेंगे, लेकिन चंदीप के वालिदैन ने उन्हें कभी महसूस नहीं होने दिया कि वो जिस्मानी तौर पर कमजोर या मजबूर हैं। कभी जब बैठती हूँ तो फुर्सत से फिर सोचती हूँ कि इसके साथ ऐसे कैसे हादसा हो गया, तो फिर अब मैं चाहती हूँ कि इसके आगे जो हो गया है वो हो गया। इसको इतना मतलब अच्छा होना चाहिए कि जो भी इसकी लाइफ में आता जाए वो इसको अप्रिशिएट करता जाए कि ये आगे बढ़ता जाए। चैंपियनशिप वगैरह जो खेल के आया है इससे हमें बहुत प्राउड होता है, बहुत खुशी फील होती है। कोई जो ये ऐसे पैरा स्केटिंग वगैरह में पहले ये खेलता था, अब ये ताइक्वांडो में गया था, वहाँ पे इसने एक इंटरनेशनल में 2 गोल्ड मेडल और 1 ब्रॉन्ज मेडल लाया है। अभी इसने बोलता है मैंने कोरिया में जाना है, इसका अगला अगस्त महीने में कोरिया का टूर है, शायद ये तो कोरिया जाएगा। उसके बाद ये बोलता है मैं IAS करूँगा। हमें बहुत खुशी होती है, बहुत प्राउड फील होता है कि ये IAS करेगा और माँ बाप का नाम रोशन करेगा। चंदीप सिंह के नाम 2 वर्ल्ड रिकॉर्ड हैं। चंदीप हर वो खेल खेलते हैं जो आम नौजवान खेलते हैं। इसके अलावा चंदीप इंजीनियरिंग की तालीम भी हासिल कर रहे हैं। सचमुच चंदीप जैसे नौजवानों से सीखा जा सकता है कि अगर आप में हौसला है और मंजिल पर आपकी नजर है तो हादसे आपको रोक नहीं सकते। हादसे मंजिल के रास्ते में परेशानियां तो पैदा करते हैं, लेकिन अपने हौसलों से उन परेशानियों को दूर किया जा सकता है। जम्मू से जी सलाम के लिए जतेंद्र नूरा की रिपोर्ट। और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही।